Hello and welcome to the online platform of Ross Academy for Competitive Exams, and I Pragya Pandey welcome you all to our very special series on Daily News Review। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे आरपी को मिलने वाला है उसका शोल्डर फायर्ड इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम। आप सभी को याद होगा कि मार्च के टाइम अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो रशिया ने साइन किया था एक कॉन्ट्रैक्ट कि वो सप्लाई करेगा इग्ला एस हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का इंडिया को, जो अलाउ करेगा प्रोडक्शन ऑफ इग्ला अंडर द लाइसेंस। आप ये यहाँ पर इमेज देख पा रहे होंगे, इसे आराम से शोल्डर पर रखकर यहाँ पर चलाया जाता है। तो नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर इग्ला एस यहाँ पर है क्या। ठीक है, समझिए, इग्ला एस एक बहुत ही शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, जो कि यहाँ पर इंडिया को मिल जाएगा इस मई के अंत तक। आगे अगर हम बात करें तो ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर आप बात करेंगे तो इसे डेवलप किया गया है रशिया के द्वारा। इसको ही हम वेस्ट SA-24, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ, SA-24 ग्रिंच के नाम से भी जानते हैं, और ये एंटर हुआ था रशियन आर्मी में इन 2004। इसको फायर किया जा सकता है किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा, क्रू के द्वारा, ताकि एनिमी एयरक्राफ्ट को गिराया जा सके। इसकी कैपेबिलिटी होती है कि ये डाउन लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट की तरह को आसानी से कैच कर सकता है, साथ ही ये आइडेंटिफाई कर सकता है और न्यूट्रलाइज कर सकता है एयर टारगेट्स को, जैसे क्रूज मिसाइल या फिर अगर आप ड्रोन्स की बात करें तो। साथ ही अगर हम इसकी बात करें तो इसकी कैपेबिलिटी है कि ये लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को हटा सकता है। फीचर्स की बात करें तो इग्ला एस सिस्टम कंप्राइज करता है कॉम्बैट इक्विपमेंट, जिसके अंदर 9M342 मिसाइल्स और 9P522 लॉन्चिंग मैकेनिज्म आपको देखने मिलेगा अलॉन्ग विद द मेंटेनेंस इक्विपमेंट। इसकी बात करें तो इसका रेंज लगभग 6 किलोमीटर के आसपास होता है। एक लिमिटिंग एल्टीट्यूड है जो इसको इफेक्टिव बनाती है टारगेट डिस्ट्रक्शन को लेकर। इग्ला एस कॉम्प्लेक्स है और कहीं ना कहीं 3.5 किलोमीटर्स तक की रेंजेस को भी आसानी से कवर कर लेता है। इट हैज़ हैवियर मोर पावर वॉरहेड, ताकि मैक्सिमाइज किया जा सके डैमेज कैपेबिलिटीज को, एज वेल एज कॉन्टैक्ट एंड टाइम्ड फ्यूज फॉर इंक्रीज अटैक रेंजेस। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इग्ला एस सीरीज के बारे में जाननी होंगी। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बात करते हैं, इंडिया ने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन इन 2023। देखिए ये बात कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर 6 स्ट्रेट ईयर्स की अगर हम बात करें तो एक रिपोर्ट यहाँ पर आई है, इंटरनेट जहाँ पर स्नैप किया गया है 116 बार हमारी कंट्री में पिछले साल। आगे अगर हम बात करें, अलग अलग चीज़ें हमें देखने मिल रही हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं जहाँ पर इंडिया के इंटरनेट शटडाउन के बारे में क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं। अब देखिए, पहली बात ये आती है कि भाई गवर्न कौन करता है इंटरनेट शटडाउन को। तो इंटरनेट शटडाउन का जो ऑर्डर होता है ये गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किया जाता है अंडर दी टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल 2017, और साथ ही इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, मतलब हम ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड के इस एक्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर 144 धारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लग दी जाती है, जो कि जस्टिफाई करती है कम्युनिकेशन को ब्लॉक करना अगर किसी भी तरीके का एक आपको इशू देखने के लिए मिल रहा है या किसी भी तरीके की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट देखने मिल रहा है। और इसी के कारण भारत में होने वाला इंटरनेट शटडाउन लगातार चर्चा का विषय बना रहता है। आपको रिसेंटली भी पता होगा, यहाँ पर इंटरनेट को शटडाउन किया गया था पंजाब और आसपास के एरिया में, क्योंकि खालिस्तान की बात बार बार यहाँ पर देखने के लिए मिल रही थी। ये जो इम्पैक्ट होते हैं इंटरनेट शटडाउन का, अगर आप बात करें मणिपुर के केस में भी हमें देखने मिला था, जहाँ पर केस बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है जब रैम्पेंट की कंडीशन आ जाए, एट्रोसिटीज़ हो जाए, मर्डर, रेप, आर्सन या किसी भी प्रकार के जेंडर बेस्ड वायलेंस जो हमें देखने मिलते हैं, वो भी इसी इंटरनेट शटडाउन में उनकी संख्या बढ़ जाती है। चूँकि इंटरनेट शटडाउन हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल है। तो ऐसे में हमारा आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन करता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन है। वहीं
आर्टिकल 21 यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जो कि कहीं ना कहीं इनकम्पास कर रहा है कि हमारे पास राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एक्सरसाइज वंस फ्रीडम थ्रू द एक्सेस ऑफ इंटरनेट भी हमें देखने के लिए मिलती है। ऐसे में अगर हम इस डिजिटल एज की बात करें जहाँ पर लगातार इसको बंद किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन भी इंपॉर्टेंट होते आते हैं। और हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजन दिए हैं जहां पर अनुरुद्ध भसिंद फासिमा शरीन, जहां पर इंटरनेट सर्विसेज को क्रूशियल माना था और कहीं ना कहीं जो शटडाउन गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है उसको गलत माना गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर किया था कि जब भी इंटरनेट शटडाउन की सिचुएशन हो उसे केवल और केवल एक्सेप्शनल कंडीशन में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चलिए मूविंग नेक्स्ट, हम बात करते हैं सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। आप देख रहे हैं लगातार अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, लगातार चीज़ें गर्म हुई पड़ी हैं, ठीक है। ऐसे में आप देखेंगे इफ़ कांग्रेस विन द इलेक्शन इट विल बिकॉज ऑफ ध्रुव राठी जैसे स्टेटमेंट आपको देखने मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप बात करेंगे, ये स्टेटमेंट दिया था एक उत्तर प्रदेश के एक यंग लड़के ने यहाँ पर। ऐसे ही दूसरे ग्रुप की बात करें सो जहाँ पर इन्होंने बोला कि मिस्टर राठी इज टॉप ऑफ द लिस्ट एज आर लोकल ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स। और ऐसे में जो वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस हमें देखने के लिए मिलता है। बट ये पहली बार आपको ऐसा देखने मिल रहा है जहां कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ना इलेक्शन के साथ खेल रही है। हम बोल सकते हैं सोशल मीडिया इलेक्शन आपको यहां पर अपने आप में देखने के लिए मिल रहा है। सोशल मीडिया एक एवेन्यू की तरह काम करती है, आपको पता है, एक ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट यहां पर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि भारत में सभी को बोलने की आज़ादी है, एक्सप्रेशन की आज़ादी है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक अलग व्यू पॉइंट लोग यहाँ पर दे देते हैं जो कहीं ना कहीं एक कॉग्निटिव डिसअनाउंस क्रिएट करने में मदद करता है। हालांकि इसमें गवर्नमेंट भी कई बार इन्वॉल्व होती है। सो ऐसे में टिल रिसेंट अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका प्रयोग सबसे बेस्ट तरीके से किया गया था हमारी ऑनगोइंग गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पर उन्होंने राइट विंग इकोसिस्टम के जैसी चीज़ें डिसअनाउंस यहाँ पर क्रिएट करी थी। सो नाउ द क्वेश्चंस कम, हम इस आर्टिकल में ज़्यादा नहीं जाएंगे, थोड़ा पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल है। सो वी विल चूज़ कि हम थोड़ा इन चीज़ों से दूर रहें, सीधे उन चीज़ों के बारे में बात करें जो इम्पॉर्टेंट है। क्यों हम बात करने वाले हैं? क्योंकि एक सवाल आ जाता है कि क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट है सोशल मीडिया के इलेक्शन प्रोसेस पर। तो समझिए, पहली बात, सोशल मीडिया की वजह से कहीं ना कहीं वोटर्स इंगेजमेंट हमें ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम यूथ यहाँ पर इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। ऐसे में लोगों के पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस को बढ़ाया जा सकता है। चूँकि सोशल मीडिया की अपने आप में एक वाइडर रीच है, ऐसे में सोशल मीडिया उन स्थानों तक भी जा सकता है जहाँ पर नॉर्मल लोग नहीं पहुँच पाते। सो ऐसे में यंग वोटर्स जो हैं, जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, उनको एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू दे कैन एक्सप्रेस देयर सेल्फ। अलॉन्ग विद दैट, सोशल मीडिया की बात करें तो एक रियल टाइम अपडेट आपको देखने मिलता है इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो कि सोशल मीडिया पे शेयर होती हैं, और इसी की वजह से आप देखेंगे ट्रांसपेरेंसी का माहौल बढ़ जाता है इलेक्शन प्रोसेस में। कॉस्ट इफेक्टिव कैंपेन है, क्योंकि आप एक ही जगह पे एक ही बार में प्रमोट करेंगे, मल्टीपल जगह पे एडवर्टीजमेंट होगा। कहीं ना कहीं आप एनवायरनमेंट का भी प्रोटेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि आप पैम्फलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप होर्डिंग्स नहीं लगवा रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी होंगी। हालांकि जहाँ पर किसी चीज़ के फ़ायदे हमें देखने मिलते हैं वहाँ उसके नुकसान भी होते हैं। सो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा नुकसान हमें देखने मिलता है कि क्या मिस इन्फॉर्मेशन को तो नहीं प्रमोट किया जा रहा। आजकल डीप फेक का टाइम है, फेक न्यूज़ स्प्रेड हो रही हैं, डीप फेक वॉइसेस के थ्रू या फेक ऑडियो या विजुअल्स के थ्रू गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन भी वोटर्स तक पहुँचाई जा सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं पोलराइजेशन के होने के चांसेस बन जाते हैं। इको चैम्बर्स, फिल्टर बबल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कहीं ना कहीं एक बायसनेस क्रिएट कर देते हैं पॉलिटिकल डिस्क्लोजर के साथ, जिसके तहत हमारे जो लोग हैं वहाँ पर आपको एक मैनिपुलेशन देखने मिलता है। प्राइवेसी कंसर्न भी अपने आप में एक इशू देखने मिलता है, और कहीं ना कहीं सोशल डिवाइड भी अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि चाहे आप कुछ भी बोले, अभी भी भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग है, एक बहुत बड़ा सिटीजन का ग्रुप है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं है। सो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे।
बात करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। देखिए, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया है, फटकार लगाया है दिल्ली गवर्नमेंट को, जहां पर इन्होंने बोला है कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है आपका, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी भी दिल्ली में 3800 टन का जो सॉलिड वेस्ट है ये एज इट इज़ अनट्रीटेड हमें देखने के लिए मिल रहा है। ये जो वेस्ट है ये यहाँ पर हमारे लैंडफिल्स तक पहुँच रहा हो, कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट को अपने आप में खतरा है। 2011 के सेंसस के अनुसार अगर हम बात करें तो नई दिल्ली में आपको पॉपुलेशन 1.7 करोड़ थी, विच इन 2024 अगर हम एक्सपेक्टेशन करें, एक अनुमान यहाँ पर लगाएं, तो ये लगभग 2.23 करोड़ हमें देखने के लिए मिलेगी। सो कंसीडरिंग एन एवरेज पर कैपिटल जनरेशन ऑफ अबाउट 0.6 किलोग्राम पर डे, अगर हम ऐसा सोचे भी, तो दिल्ली एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली 1300 टन का पर डे का वेस्ट यहाँ पर जनरेट करता है। ऐसे में अगर हम बात करें तो इसी वेस्ट मैनेजमेंट को लगभग 1400 ट्रक लोड्स आपको देखने मिल जाते हैं, विच एड्स अप टू अबाउट 42 लाख टन पर एनम। ऐसे में सिटी की पॉपुलेशन जो कि लगातार बढ़ती जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि ये 2.85 करोड़ हो जाएगी 2023 तक। ऐसे में सवाल आ जाता है कि लगभग 1700 टीडीपी का जनरेशन होगा। नाउ द क्वेश्चंस कम कि हाउ दिल्ली गवर्नमेंट इज गोइंग टू मैनेज द वेस्ट, क्योंकि आपको पता है दिल्ली सेंटर है, कैपिटल है, ऐसे में लोगों की जनसंख्या लगातार माइग्रेशन यहाँ पर बढ़ रहा है। लगभग 90% जो वेस्ट है वो जनरेट हो रहा है शहर में। इसको कलेक्ट किया जाता है 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। जनरली 50 to 55% का जो वेस्ट होता है ये जनरेट होता है इंडियन सिटीज़ में, वो बायोडिग्रेडेबल होता है। वेट वेस्ट लगभग 35% आपको देखने मिलेगा, ठीक है। सॉरी, वेट वेस्ट आपको लगभग 50 से 55% देखने मिलेगा, 35% नॉन बायोडिग्रेडेबल वेट वेस्ट देखने मिलेगा और 10% आपको कहीं ना कहीं इनर्ट कंपोनेंट्स देखने मिलेगा। दैट मीन्स अकॉर्डिंगली 7000 TDP वुड बी वेट वेस्ट, वहीं 4800 TDP वुड बी द ड्राई वेस्ट और 200 TDP वुड बी द इनर्ट। ऐसे में सवाल आता है कि व्हाट अबाउट द प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ SWM इन दिल्ली, किस तरीके से, क्या इनकी कैपेसिटी है वेस्ट मैनेजमेंट को करने। न्यू दिल्ली की बात करें तो इनकी वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट फैसिलिटीज़ आपको देखने मिलेंगी। अगर आप दिल्ली में बैठे हैं और इस समय ये न्यूज़ सुन रहे हैं तो आप परिचित होंगे इन जगहों से, ओखला, भलसावा, नरेला, बवाना, तहकांत, सैम इंडस्ट्रियल एरिया, नीलोथी और गाज़ीपुर। ये फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो इनकी कलेक्टिव और डिज़ाइनिंग कैपेसिटी लगभग 9200 TDP की है। ये इंक्लूड करता है कंपोस्टिंग फैसिलिटी जहां पर 900 to 1000 TDP और वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स 80 to 100 TDP आपको देखने के लिए मिलेगा। हालांकि अगर हम बात करें तो MCD का कहीं ना कहीं जो डिस्पोजिंग है वो अनप्रोसेस्ड वेस्ट 3800 TDP है, जो कि यहाँ पर कवर करना मुश्किल हो जाता है। MCD बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है यहाँ पर टैकल करने में वेस्ट मैनेजमेंट को। पहला सबसे बड़ा इशू हमें देखने मिल जाता है कि लैक ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स। लोग अभी भी, जैसे आपको इंदौर में देखने मिल रहा होगा, गीला कचरा सूखा कचरा अलग कर रहे हैं, बट अभी भी दिल्ली में बहुत सारे हाउस होल्ड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हैं कि दे आर नॉट सेग्रीगेटिंग द वेस्ट। एज अ रिजल्ट अनप्रोसेस्ड मिक्स वेस्ट यहाँ पर प्लांट्स में पड़ा रहता है एक लंबी टाइम तक। लगभग 30 से 40 एकड़ के एरिया में अगर आप बात करेंगे तो ये वेस्ट हमें देखने के लिए मिल जाता है जो कि अनट्रीटेड है, विच इज़ द क्वेश्चन ऑफ वरी। सो फर्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों का अवेयर होना ज़रूरी हो जाएगा। दूसरे चैलेंज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो है लैंड अवेलेबिलिटी। पब्लिक अवेयरनेस के अलावा आप समझिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है कि लैंड अवेलेबल नहीं है वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स के लिए। लगभग लार्ज पार्सल हमें चाहिए 30 to 40 एकड़ का। ऐसे में इतने बड़ी जगह को सर्च करना दिल्ली जैसी जगह पे जहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दिक्कत की बात है। अलॉन्ग विद दैट वेस्ट कलेक्शन सर्विसेज एंड एडिकेट हमें देखने मिलेंगी। इलीगल डंपिंग हो जाती है, लोग कहीं भी जाके वाटर बॉटल्स, वाटर बॉडीज़ में चीज़ों को फेंक देते हैं और उसको चेक एंड बैलेंस नहीं किया जा पाता, जो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं एक बहुत ही अच्छे आर्टिकल के बारे में जो है द केस फॉर इलेक्शन डे एज हॉलीडे। आप, मैं या जितने भी लोग जो कहीं काम कर रहे हैं और जो अपने वोट
के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या जागरूक हैं, उन सभी के दिमाग में एक सवाल आता है। भारत जैसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो राइट टू वोट ना केवल ये प्रिविलेज है बट ये एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है जिसे इंश्राइन करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारी कंट्रीज हैं दुनिया भर में, जैसे ऑस्ट्रेलिया जहां पर वोटिंग कंपलसरी है, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, फ्रांस, ये हॉलीडे प्रोवाइड करते हैं इलेक्शन पे ताकि वोटर्स को पार्टिसिपेशन करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। रिसेंट कुछ डिस्कशंस यहाँ पर हुए और ये चीज़ यहाँ पर हाईलाइट हुई कि कहीं ना कहीं एक ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयर्स का, ठीक है, स्पेशली अगर आप स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस की बात करें कि वो हॉलीडे डिक्लेयर नहीं कर पाते इलेक्शन डे के दिन। वहीं कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि देखिए ये तो सैंक्टिटी है इस प्रैक्टिस को करना, ये तो आपकी ड्यूटी है, इसके लिए आपको कैसा हॉलीडे चाहिए, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। दूसरे कुछ यहाँ पर सवाल आते हैं कि देखिए नेसेसरी है, पोटेंशियल है, अगर आप इंडिविजुअल लिबर्टीज़ की बात कर रहे हैं, अगर हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन को साथ में लेकर चलना चाहते हैं तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम क्या करें, इलेक्शन डे को एज अ हॉलीडे की तरह मनाएं। क्योंकि आप समझिए प्राइवेट सेक्टर आज की डेट में एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड। ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्या इतने सारे लोग बिना छुट्टी लिए काम पर जा पा रहे हैं या नहीं, क्या इतने सारे लोग वोट देने से वंचित तो नहीं हो पा रहे। क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया मैंडेट करता है वोटिंग को, प्रोवाइड करता है हॉलीडे। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो वो नहीं करते। सो ऐसी ही एक स्टडी हुई प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जो सजेस्ट करती है कि अगर हम इलेक्शन डे को हॉलीडे की तरह डिक्लेयर करेंगे तो इससे कोई भी खास सिग्निफिकेंस इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाली। सो दैट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि हम क्या करें, हॉलीडे को एज ए इलेक्शन डे को एज ए हॉलीडे की तरह सेलिब्रेट करें। अब देखिए मैंडेट है फॉर एम्प्लॉयर्स टू डिक्लेयर अ हॉलीडे ऑन इलेक्शन डे। ये कहीं ना कहीं एक पर्टिनेंट क्वेश्चन हमें देखने मिल रहा है अबाउट द बैलेंस बिटवीन द सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द पर्सनल फ्रीडम। Should business be compelled to provide a paid day off when voting is not obligatory? So is it fair to impose such obligation on employers also? तो कहीं ना कहीं इस बात को इस तरीके से देखा जा रहा है, इसको बहुत सारे लोग एडवोकेट कर रहे हैं फॉर मैंडेटरी हॉलीडे डिक्लेरेशन, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जो आपको अधिकार दे रहा है, राइट टू वोट दे रहा है, फंडामेंटल एस्पेक्ट दे रहा है, तो हम डेमोक्रेटिक अधिकार का उपयोग कर पाएँ। देयरफॉर इंश्योरिंग एक्सेस टू द पोलिंग बूथ बाय द ग्रांटिंग एम्प्लॉयज a day off is seen as the practical means ताकि अपहोल्ड किया जा सके कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को। एडिशनली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, द एसोसिएशन चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम, या फिर अगर हम नेस्कॉम की बात करें, इन्होंने ये रिप्रेजेंटेटिव हैं इस बिजनेस कम्युनिटी का एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू अलाइन विद द ब्रॉडर सोसाइटल गोल्स, ताकि देखा जा सके कि क्या ज़रूरी है, राइट। तो ये बस एक छोटी सी चीज़ थी जो आपको यहाँ पर समझना ज़रूरी है। रिकमेंडेशन क्या है, कहीं ना कहीं हमें लिंक पेड लीव यहाँ पर देना होगा। प्रूफ ऑफ वोटिंग आप यहाँ पर मैनेज कर लीजिए कि भाई आपको प्रूफ देना है कि आपने वोट किया है, सो दैट इज़ द फिंगर, राइट। ऐसे में क्या होगा कि कहीं ना कहीं इंसेंटिवाइज किया जा सकता है वोटर टर्नआउट को। एम्प्लॉयज़ जो हैं जो एक सर्टेन डिस्टेंस पर हैं और वोट्स नहीं दे पा रहे हैं, वो भी अपनी सिविक ड्यूटी को यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस हमें निकालना होगा कि हाउ वी गोना मैनेज दिस थिंग। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए न्यूज़ में से हमने ढूंढा है इस बार की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आज चर्चा में है, तो वो है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है। आर्टिकल 324 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर पावर देता है कि ये पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के या फिर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन करा सकते हैं। आर्टिकल 324 क्लॉज 2 यहाँ पर बोलता है कि सीसी और ईसीस को अपॉइंट किया जाएगा जो कि यहाँ पर पार्लियामेंट के बनाए हुए नियम के अनुसार चलेंगे। टेन्योर की बात करें तो 6 साल से लेकर 65 साल की उम्र तक जो भी यहाँ पर पहले हो, ये यहाँ पर टेन्योर देखने के लिए मिलेगा। साथ ही इनका स्टेटस बिल्कुल सेम होगा, सेम तरीके की सैलरी मिलेगी, पर्क्स मिलेंगे जो कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को देखने के लिए मिलते हैं। वहीं आर्टिकल 324 क्लॉज 5 कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर सीईसीज को रिमूवल की बात कर रहा है। बोल रहे हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को यहाँ पर रिमूव किया जा सकता है, बिल्कुल सेम मैनर में ही यहाँ पर सीईसी को भी हटाया जा सकता है। ऑलराइट,
दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आज न्यूज़ में है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1875 में। ये नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज ऑफ द कंट्री की तरह काम करता है और एक प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि सारे मेट्रोलॉजी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स या फिर अलाइड सब्जेक्ट्स के साथ काम करता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी की बात करें तो वो हेड होते हैं IMD के। साथ ही यहाँ पर 6 रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर हमारे भारत भर में हैं जो कि यहाँ पर काम करते हैं मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली, कलकत्ता, नागपुर और गुवाहाटी में, और न्यू दिल्ली इसका हेड क्वार्टर है। राइट, आगे बात करें तो ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आपको डिपार्टमेंट देखने मिलेगा। और लास्ट यहाँ पर आज एक और चीज़ चर्चा का विषय है विच इज़ द कैंसर। सवाल आ जाता है, भारत को कई बार कैंसर कैपिटल बोला गया है। क्वेश्चन इज व्हाट इज कैंसर, राइट। तो कैंसर की अगर हम बात करें तो एक डिसीज़ है इन विच जो हमारे बॉडी के सेल होते हैं, आप समझने की कोशिश करिए, वो अनकंट्रोल वे में यहाँ पर ग्रो होने लगते हैं और डिफरेंट पार्ट में बॉडी के स्प्रेड होना शुरू कर जाते हैं। कैंसर यहाँ पर किसी भी ह्यूमन बॉडी के किसी भी स्थान पर कैंसर की शुरुआत हो सकती है जो कि ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने होते हैं। और यही जो एबनॉर्मल सेल्स हमारी बॉडी में बनते हैं इन्हें ही हम कैंसर सेल बोलते हैं। इनकी एबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये इन्वेड कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हमारे हेल्दी टिश्यू और ऑर्गन को। हेल्दी बॉडी में अगर हम बात करें तो सेल्स ग्रो होते हैं, डिवाइड होते हैं और डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं एक रेगुलर मैनर में, जो कि अलाउ करता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यूज़ एंड ऑर्गन। हालांकि अगर हम कैंसर की केस की बात करें तो सर्टेन जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से या फिर एबनॉर्मेलिटी डिस्टर्बेंस की वजह से नॉर्मल सेल साइकिल यहाँ पर फॉलो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इनका एक एबनॉर्मल ग्रोथ हमें देखने मिलता है और लेटर ऑन दे डेवलप्ड इनटू द ट्यूमर। ऐसे कुछ कैंसर हैं जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलेंगे विच इज़ दी सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या दूसरे अदर कैंसर। इसी के साथ अगर हम बात करें तो इंटरिम बजट 2024 और 25 में सारी बच्चियां जो कि 9 से 14 साल तक की हैं उनके लिए आप देखिए सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए भारत सरकार वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रही है। अलॉन्ग विद दैट हम नेशनल कैंसर ग्रिड, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे और HPV वैक्सीन जैसे भी बहुत सारे प्रोग्राम चला रहे हैं। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो सवाल आ रहा है, डिस्कस द nuance surrounding the debate on whether employers should be obligated to declare a holiday on election day in India, considering the balance between the civic responsibility and personal freedom with reference to the global practices and innovation solution. What all you have to do, आंसर को लिखें, अपनी कॉपी में लिखिए और आप हमारी वेबसाइट विच इज़ therousacademy.in पर डायरेक्ट जाकर इसे अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.